गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ शाही। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, भारत की संवैधानिक विकास किस प्रक्रिया के साथ हुई थी उसके बारे में हमने कल के वीडियो में देखा था। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कि किस प्रक्रिया से, एक बार आपको रिवीजन करा दें कि किस प्रकार से हुई। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है भारत में, तब भारत पे शासन मुग़ल काल का रहता है। मुग़ल काल धीरे धीरे पतन होने लगती है। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे विघटन होने लगता है मुग़ल काल का। जब मुग़ल काल विघटन हुई तो उसके उपरांत ही ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में आई। जब शासन में आई तो एक आगे चलकर एक युद्ध होता है जिसको 1757 के प्लासी का युद्ध कहते हैं। उसके बाद 1764 के बक्सर का युद्ध कहते हैं। अब ये दोनों युद्ध मुग़ल शासकों के द्वारा लड़ा जाता है और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा जाता है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर विजय प्राप्त करती है और विजय प्राप्त करने के उपरांत ही एक 1765 में एक संधि होती है जिसको 1765 में एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि जब होती है उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों स्टेट मिला के एक प्रांत था जिसको बंगाल प्रांत कहा करते थे। तो ये तीनों स्टेट्स मतलब बंगाल कहने का मतलब कि प्रांत के ऊपर दीवानी अधिकार प्राप्त हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी अधिकार कहने का मतलब है कि जो टैक्स वसूली होता था वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्राप्त हो गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे देखिएगा आपको लिखा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तब ब्रिटिश संसद के लिए, यानी जो ब्रिटिश संसद था लंदन में, यह अनिवार्य हो गया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, जो एक प्राइवेट कंपनी थी, उस पर विधायी नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्वी देशों के लिए ब्रिटिश संसद ने अधिनियम, जिसको एक्ट कहते हैं, वो पारित करना प्रारंभ किया, यानी शुरू किया। और इन्हीं अधिनियमों के बदौलत संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आगे बनी। ठीक है, तो इन्हीं अधिनियमों का जो विवरण हम लोग देखते हैं वो आगे, वो क्या है विवरण, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो अधिनियम आता है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो 1700 ईस्वी में आता है। इस अधिनियम के अंदर क्या है, इस अधिनियम की व्याख्या क्या है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो यह अधिनियम जो इस एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में, उसमें क्या था वो आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे पढ़ते हैं कि यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर, जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी पर, नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रथम लिखित अधिनियम था। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए ये पहला लिखित जो लिखा हुआ अधिनियम था। वो किस पर लागू होता है? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनाया गया। इस अधिनियम में कंपनी के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके लिए प्रथम लिखित संविधान भी कहा जाता है, यानी एक कानून बना कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए। ठीक है, तो इस अधिनियम की विशेषता और भी आगे है, जो निम्न प्रकार से दिया गया है। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताएंगे कि क्या क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंपनी के ऊपर लाया गया जो एक्ट था, उसके अंदर क्या था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट। तो पहला पॉइंट में दिया गया है इस अधिनियम कहने का मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल के पद प्रावधान किया गया। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के पहले जो प्रांत में शासक हुआ करता उनको गवर्नर के नाम से जाना जाता था, जो आगे बताएंगे, आगे
जो चर्चा करेंगे गवर्नर के बारे में कि कौन सी काल में किसने शासन किया, किसने गवर्नर, कब गवर्नर जनरल वाला, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे नोट में दिया गया है। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया। किसका पद किया गया? क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अधिनियम के तहत कौन सा अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन में दिया रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिसंघ जिसको कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव के गठन का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब है जो गवर्नर जनरल होते थे उसके अंदर जो काम करने वाले होते थे उसको उसमें 4 सदस्य का नियुक्त किया गया। 4 सदस्य को नियुक्त किया गया, गठन किया गया कि गवर्नर जनरल के हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। तो वही यहाँ पे दिया गया कि गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिसंघ यानी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे पॉइंट में क्या है वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यह है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग जो 1772 से लेकर के 1785 वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था वो नियुक्त की गई। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पहला गवर्नर जनरल बने, गवर्नर से गवर्नर जनरल, वो कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स बने। कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन पूछता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? भारत का प्रथम बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भारत का या बंगाल का, भारत का कह रहे हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें केयर करना होगा आपको कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग जो 1772 से 1785 का इनका कार्यकाल था वो नियुक्त की गई। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इस अधिनियम के द्वारा बम्बई, मद्रास, जिसको यहाँ पे ब्रैकेट्स में प्रेसिडेंसी और प्रांत के दे दिया गया है, इस अधिनियम के द्वारा बम्बई, मद्रास को बंगाल के गवर्नर के अधीन लाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो प्रांत, कई प्रांतों में, भारत पहले कई प्रांतों में बटा हुआ था, जैसे बंगाल प्रांत, बम्बई प्रांत, मद्रास प्रांत, इस तरीका से पहले भारत बटा हुआ था 1857 की क्रांति के पहले। तो कई प्रांतों को अधीन लाने के लिए, जैसे बम्बई, मद्रास, ये सब को बंगाल के गवर्नर के अधीन लाने का प्रावधान किया गया, यानी कि उनके अधीन में काम करने का प्रावधान किया गया। किसको किसको? तो बम्बई और मद्रास को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के द्वारा बम्बई, मद्रास को बंगाल के गवर्नर के अधीन लाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में, कहाँ? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। पहले सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता था, पहले प्रांतवाई अपना शासन चलता था, लेकिन नहीं, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में, इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, नौसैनिक तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई का अधिकार किया गया। क्या क्या किया गया इसके अंदर, इसके तहत? तो इस न्यायालय को दीवानी, जिसको टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कहेंगे, रेवेन्यू जो टैक्स वसूली होता था, टैक्स वसूलीकरण होता था, उसको दीवानी कहते हैं। और फौजदारी जो लड़ाई झगड़ा के लिए, ये सब किसके अंतर्गत आया? तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आया।
ठीक है। नौसैनिक तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कहाँ स्थापना हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में आगे है, इस अधिनियम के तहत, यानी कहने का मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगे भी हमने बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसका प्रस्ताव 1773 ईस्वी में किया गया और स्थापना कब किया गया? तो 1774 में। स्थापना कब किया गया? 1774 में। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे एग्जाम में जितना भी एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, जितना भी है, बिहार पुलिस, मदनी से बिहार दरोगा, जितना भी मतलब कि सरकारी एग्जाम होता है, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको बारीकी तरीका से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। आपको भी याद करना होगा, बारीकी तरीका से याद कीजिएगा। ठीक है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रस्ताव 1773 ईस्वी में हुआ और स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे पॉइंट किया गया, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई तो उसके लिए तो कोई न्यायाधीश तो होंगे जो जजमेंट करेंगे। तो वो कौन न्यायाधीश हुए? तो उनका नाम दिया गया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर एलिजा एम्पे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मेन जज जिसको कहेंगे, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और इस न्यायालय में अन्य मुख्य न्यायाधीश के अलावा इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया, जो इस तरह से नाम है। पहला अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स हुए, दूसरा लिम्बेस्टर हुए और तीसरा हार्ड हुए। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान था, विशेषताएं थी। ठीक है, आगे देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है। हमने आगे पीछे बताया वही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कब हुआ, बंगाल का गवर्नर कैसे हुआ, कब बना था, तो उसके कार्यकाल क्या क्या थे, कौन कौन गवर्नर हुए, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए, पहला नोट में अगला पॉइंट क्या है, नोट करके दिया गया है यहाँ पे। नोट में पहला पॉइंट में क्या है कि बंगाल का विधिवत प्रथम गवर्नर, यहाँ पे देखिएगा गवर्नर लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नर से गवर्नर जनरल का हुआ था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। कौन बने थे गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल का विधिवत प्रथम गवर्नर जनरल नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है। बंगाल का विधिवत प्रथम गवर्नर है। तो गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। इनका शासनकाल कब से कब रहा? तो 1765 से लेकर 1767 तक रहे। 1765 से लेकर 1767 तक गवर्नर का पद पर रहे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद 1767 से 1772 तक अन्य गवर्नर रहे। अन्य गवर्नर कहने का मतलब कोई जैसे बारलेट थे, कॉर्टियर थे, ये सब गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, 1767 से 1772 तक। फिर उसके बाद आता है 1772 से 1785, जिसमें 1772 के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और पहली बार जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो कौन बनते हैं? तो वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा भी गया है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कंफ्यूज मत कीजिएगा, पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, अब बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। समझे कौन थे? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और 1767 से 1772 तक अन्य गवर्नर जनरल रहे, जैसे बारलेट थे, कॉर्टियर थे, इस टाइप से थे। और कुछ आगे पढ़ेंगे, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे देखेंगे उसके बाद। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है?
कलेक्टर का पद, जो हम लोग डीएम कहते हैं, कलेक्टर का पद, ठीक है। कलेक्टर का पद जो सृजन करता है वो वारेन हेस्टिंग्स ही है। जो हम लोग डीएम जो बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो पहले कलेक्टर ही होता था। तो कलेक्टर का जो पद सृजन करता हुआ वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन अधिकार के रूप में कलेक्टर बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बने और गवर्नर जनरल के ही 1772 में रहते ही 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व संग्रह, जिसको रेवेन्यू कलेक्शन, दीवानी, इसी को कहते हैं दीवानी अधिकार के रूप में कलेक्टर बनाया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आगे आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट ये है, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1772 से 1785 तक किसका शासनकाल था? तो 1772 से लेकर के 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स का था। अब उसके बाद आते हैं 1786 से लेकर के 1793 में किसका कार्यकाल है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कलेक्टर को फौजदारी, जिसको फौजदारी कहने का मतलब जो पुलिसिया विभाग होता है, दंड देने का अधिकार। फौजदारी मतलब क्या होता है? मारपीट ही होता है। तो मारपीट कौन करता है? दंड देने का अधिकार फौजदारी पुलिस विभाग का ही होता है। तो वही कह रहा है, कलेक्टर को लॉर्ड कॉर्नवालिस, फौजदारी जो दंड देने का अधिकार है वो प्रदान किया गया किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन कॉर्नवालिस ने ही 1793 में एक कोड लाया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में एक कोड लाता है और ये कोड लाकर कलेक्टर से जो फौजदारी था वो अधिकार को छीन लिया जाता है। मतलब कि फौजदारी जो करता था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। कब लाता है? तो 1796 में एक कोड लाता है। कौन लाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है। अब उसके आगे क्या है उसके आगे देखते हैं। अगला है संशोधन या अधिनियम 1781। इसका क्या है? इसका यह है, आगे लिखा होगा 1773 के एक्ट को संशोधन। संशोधन कहने का मतलब है जो कानून बन जाता है तो उसमें जो कुछ गलतियां रह जाती है या गलतियां होती है उसको सुधारने के लिए जो सुधार नया जो बनता है, कानून बनता है, उसी को मतलब गलती से जो गलती था उसको सुधार लिया गया है, उसी मतलब जो प्रक्रिया होता है उसको संशोधन कहते हैं, ठीक है। तो 1773 के एक्ट में संशोधन या उसी को कहते हैं बंदोबस्ती कानून या अधिनियम। उसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्वेश्चन पूछता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्ती कानून भी कहा जाता है। 1773 के एक्ट में संशोधन को ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। संशोधन अधिनियम 1781। इस अधिनियम में क्या है कि जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो गड़बड़ियां हुई थी उसको सुधारने के लिए यह एक्ट लाया गया था। यह एक्ट में क्या था? इस अधिनियम में क्या था? जो संशोधन 1781 का जो संशोधन अधिनियम था उसमें क्या था? उसमें यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता, जो 1781 का अधिनियम है, उसमें कलकत्ता को सरकार को, जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने में अधिकार प्रदान किया गया। जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार, कानून इस पर कौन बनाएगा? तो कलकत्ता की सरकार बनेगी। किसके अधिनियम में? तो 1781 के अधिनियम में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्याय क्षेत्र अधिकार को निश्चित कर दिया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय जो पहले था ना कि दीवानी अधिकार में भी सर्वोच्च न्यायालय का न्याय करता था, फौजदारी में भी सर्वोच्च न्यायालय का 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कह रहे हैं कि उसमें दीवानी, फौजदारी या न्यायिक होता था, न्यायिक मामला या धार्मिक मामला, वो सब सर्वोच्च न्यायालय करता था। लेकिन जो इसमें दिया गया है 1781 का संशोधन अधिनियम में दिया गया है
कि इसमें क्या दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को न्याय क्षेत्र सिर्फ, ना कि दीवानी अधिकार, ना ही धार्मिक, इसमें सिर्फ क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय को न्याय क्षेत्र अधिकार को निश्चित कर दिया गया कि तुम सिर्फ न्याय ही कर सकते हो, टैक्स वाला तुम्हारे अंडर काम नहीं करेगा, जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसका न्याय तुम नहीं करेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का सीमित कर दिया, एक तरीका से कह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को न्याय क्षेत्र तक ही उसको अधिकार निश्चित कर दिया गया, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र अधिकार सिर्फ कलकत्ता तक ही होगा, ना कि पूरे बम्बई, मद्रास, अन्य प्रांतों में भी होगा, सिर्फ कलकत्ता तक ही होगा। और सिर्फ क्या का होगा तो न्यायिक क्षेत्र का, ना कि दीवानी का, फौजदारी का। ठीक है, उसके आगे क्या था, अगला पॉइंट क्या है, कंपनी के राजस्व संग्रह से जुड़े कर्मचारियों कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। जो कंपनी के राजस्व, जो टैक्स वसूलता था कर्मचारी लोग, उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, उसके क्या किया गया, कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो राजस्व का जो काम, राजस्व संग्रहण करते थे, टैक्स वसूलते थे, उससे जुड़े कर्मचारी कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अगला क्या है, अगला पॉइंट है प्रांतियों, जो बंगाल, बिहार, बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये प्रांत थे, तो प्रांतीय न्यायालय को गवर्नर जनरल के समक्ष अपील करने का अधिकार किया गया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय करेगा, जो अदर प्रांत था, दूसरे प्रांत थे जैसे बम्बई, मद्रास, उसमें कौन करेगा तो गवर्नर जनरल, कौन करेगा, गवर्नर जनरल के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया गया। तो ये था संशोधन अधिनियम 1781 का, जिसमें सुधार किया गया 1773 के जितने भी गड़बड़ियां थी 1773 में बाकी बच गए थे या फिर कुछ छूट गया, कमियां थी, उसको सुधारने के लिए एक संशोधन अधिनियम आता है। उस अधिनियम को संशोधन अधिनियम 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, कब आता है तो 1781 में आता है। किसको सुधारने के लिए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए आता है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। तो अगला सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है ये टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है तो अगला टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या है तो ये जो पिट्स देख रहे हैं ना, इस पिट्स किसी का नाम था जिसको हम विलियम पिट्स कहते हैं। क्या था नाम, विलियम पिट्स। विलियम पिट्स के जगह ही पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया है। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण यानी एक्चुअल कंट्रोल स्थापित हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो कानून बना था तो वास्तविक नियंत्रण कब हुआ था, नहीं तो सामान्य नियंत्रण पूछेगा, नहीं तो वास्तविक नियंत्रण। अगर सामान्य नियंत्रण पूछेगा, आगे भी चर्चा किया गया इसके बारे में, तो सामान्य नियंत्रण पूछेगा तो सामान्य नियंत्रण हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन वास्तविक नियंत्रण पूछेगा, एक्चुअल जो कंट्रोल पूछेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यहाँ पे यही पॉइंट में लिखा गया है कि इस अधिनियम के तहत यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण एक्चुअल कंट्रोल स्थापित हुआ। ठीक है, पहले क्या था, सामान्य नियंत्रण था, लेकिन अब जो था वास्तविक नियंत्रण हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इस अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को 2 कार्यों में बांटा गया। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी को अब कार्य को भी अब बांट दिया गया। पहले कार्य को बांटा नहीं गया था,
कोई भी अपने मनमौजी से कार्य कर रहा था, लेकिन अब कार्य को बांट दिया गया। और कार्य को किस रूप में बांटा गया, तो वो 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन भाग में बांटा गया है, तो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है आपको राजनीतिक कार्य, दूसरा व्यापारिक कार्य। जो 2 कार्यों में बांटा गया कंपनी को कार्य को, वो राजनीतिक कार्य में बांटा गया और दूसरा व्यापारिक कार्य में बांटा गया। ठीक है, तब आगे देखते हैं क्या है राजनीतिक कार्य। पहला राजनीतिक कार्य देख लेते हैं, उसके बाद व्यापारिक कार्य भी देखेंगे हम लोग। राजनीतिक कार्य में क्या था, राजनीतिक कार्यों की निगरानी के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी हो रहा था तो राजनीतिक 2 कार्यों में बट गया था, राजनीतिक कार्य, व्यापारिक कार्य। तो राजनीतिक कार्यों के निगरानी के लिए नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। क्या बनाया गया, नियंत्रक बोर्ड बनाया गया राजनीतिक कार्य के लिए। और वो बनाया गया जिसमें से 6 मतलब कि 6 सदस्य को, इस सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार, मतलब कि 6 सदस्य को नियुक्त किया गया। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जो नियुक्त किया, उसका नियुक्त करने का अधिकार किसको था, तो ब्रिटिश क्राउन के पास था। जबकि दूसरा जो व्यापारिक कार्य की निगरानी के लिए जो निर्देशक बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बनाया गया, जिसमें कितने सदस्य थे, तो 24 सदस्य थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जब राजनीतिक कार्य बना था तो किसके हाथ में सदस्य जो नियुक्त हो रहे थे, वो किसके अधिकार में था, नियुक्त करने का अधिकार किसके हाथ में था, तो ब्रिटिश क्राउन के था। और जब व्यापारिक बोर्ड वाला था, वो किसके हाथ में था, तो वो कंपनी के मालिक के हाथ में था। ठीक है, जिसमें 24 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इन सदस्यों को नियुक्ति के अधिकार, यानी कहने का मतलब व्यापारिक जो कार्य था, व्यापारिक कार्यों के जो सदस्य नियुक्त होते थे, वो किनके पास अधिकार होता था, तो व्यापारिक अधिकार के कंपनी के लिए मालिक के पास होता था। मतलब कि व्यापारिक कार्य के निगरानी के सदस्यों का नियुक्ति कौन करता था, तो व्यापारिक के मालिक करता था। जबकि इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन, जिसको द्वारकी की शुरुआत, यहीं से द्वारकी की शुरुआत होती है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे पॉइंट क्या है वो हम लोग देखेंगे। आगे पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट का। अगला पॉइंट क्या है, तो पिट्स इंडिया एक्ट का क्या है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में से 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो 1773 में कार्यकारिणी के सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में उस कार्यकारिणी के सदस्य को 4 से घटाकर 3 कर दी गई। कितने कर दी गई, 4 सदस्य से घटाकर 3 कर दी गई। किस में कर दी गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट। और आगे हम बता दें एक बात, जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये हम लोग क्यों बोले थे पिट्स इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बोले थे क्योंकि यह एक 1784 में आया था। और किसने लाया, तो किसने यह एक्ट लाया था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा, विलियम पिट्स के द्वारा पारित किया गया था। इसी कारण इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, वो किसके नाम पर था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे 1784 में, उन्हीं के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या था पिट्स इंडिया एक्ट का। तो अगला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे एक नोट में दिया गया है, नोट में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण 1773 ईस्वी में हुआ, जो सामान्य नियंत्रण था। आगे हमने बताया कि जो 1773 में कानून बना था, वो सामान्य नियंत्रण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर बना था, जो उतना केयर नहीं किया जा रहा था। लेकिन जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में जो बना, वो वास्तविक नियंत्रण, एक्चुअल कंट्रोल स्थापित हो गया। वही लिखा गया है नोट्स में, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का वास्तविक नियंत्रण
हो गया पीस इंडिया एक्ट 1784 के तहत, वास्तविक नियंत्रण जिसको एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे की टॉपिक को कल पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो आगे कमेंट में बताइएगा क्या नहीं समझ में आया, उसको हम और बारीकी तरीक़ा से बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिए ताकि आगे वीडियो और अच्छे तरीक़ा से और भी सब्जेक्ट को सही तरीक़ा से हमने पढ़ाने का कोशिश करेंगे हम। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को।